नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। राजीव नारायण की भविष्यवाणी का संडे को पूरी दुनिया इंतजार करती है। किसी दिन अगर एक आध दिन ऐसा हुआ है कि नहीं आई है, किसी वो बीमार थे, शादी थी, पूरी दुनिया भर से मेरे पास मिला है कि राजीव जी कहाँ रह गए। ऐसी ऐसी सार्थक भविष्यवाणी करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सही होती हैं कि लोग हिल जाते हैं। ट्रंप ने शपथ ली थी, यहाँ पे जिनके दिमाग में गोल भरा हुआ है वो कह रहे थे कि मोदी जी के बहुत अच्छे दिन आ गए। और उसी समय शपथ ग्रहण में जब पूरी दुनिया मान रही थी भारत के लिए अच्छा होगा, उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी के लिए काल बन के आए हैं और चीजें वैसी हुई। आज की भविष्यवाणी में उन्होंने बड़ी भयंकर की है, कहा है कि मोदी जी की सत्ता चंद्र ग्रहण के कारण जाने वाली है। भाजपा के अध्यक्ष का क्या होगा? सीधे चलता हूँ राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 पीएम गुजरात को जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं, मैं अभिभूत हूँ। इस चैनल को आपकी मदद की जरूरत है, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत राजीव नारायण जी, क्या सहयोग है? ऐसा लग रहा है कि एक ही थान से हम दोनों ने कपड़े खिलवाए, एक जैसी शर्टें आज जी कहेंगे, लोग जी, कहेंगे बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई भाई हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, हाँ मैं भी आपकी तरह ज्योतिषाचार्य हो जाऊं तो मेरी भी दुनिया भर में ऐसी ब्रांडिंग हो जाए। लोग मुझसे भी कहेंगे हमारे हाँ देश में आओ, हमारे देश में आ जाओ। अमेरिका के एक सज्जन 1 महीने से पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं बिजनेस क्लास का टिकट भेजेंगे, आपके और राजीव जी के 2-3 शो कराने हैं हमें। मैंने कहा भाई वो वो तो हरी तुम आपके तो मजे हैं, आपको तो 2 दर्शक आपके दुबई ऑस्ट्रेलिया से घुमाना है। अब लगता है हम दोनों को पूरी दुनिया घूमने जाना पड़ेगा। खैर ये मजाक की जी। बात थी। राजीव की मुख्य बात पे आता हूँ। लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपने कहा था एक प्रोग्राम में कि जो वर्षफल है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब दिख रहा है, और आपने एक तिथि भी बताई थी कि इस तिथि से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी शुरू होगी। और क्या संयोग है कि हर बार जैसे आप कहते हो और वो बात सच हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि आपने जिस प्रोग्राम में किया उसके बाद एक घटनाओं की लाइन लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटी छोटी मुद्दे, वो उन्होंने माँ को लेकर पूरा बिहार बंद कर दिया। लोगों ने गिनती गिना दी कि प्रधानमंत्री जी आपने कितनी महिलाओं के लिए अपमान किया। राहुल की भी तो माँ माँ है, अगर आपकी माँ है तो फिर बड़ा उनको अनकंफर्टेबल पोजीशन में मोदी जी को आना पड़ा। तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपने दिन बताए थे उसके बाद एक चीजें खराब होती जा रही। मैं जानना चाहता हूँ, ये आपको अंदाजा कैसा हुआ कि इस दिन के बाद से ये चीजें खराब होंगी? और ये जो अभी दौर चल रहा है, क्या अब इससे बीजेपी निदान निकाल पाएगी, या अभी उनकी तकदीर में अभी कुछ और देखना बाकी है? जरा ग्रहों के आधार पर बताइए, क्या है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय जी, हम लोग हालाँकि वो मज़ाक की बातें हैं, मैं किसी के लिए, किसी के विज़डम पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं ना, वो भाजपा के लोगों को कहते हैं अंधभक्त हैं, अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिसके अंदर विज़डम कम हो। मतलब जो कि बिना सोचे विचारे किसी भी बात को फ़ॉलो कर ले। अब जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि मोदी जी ने ताली-थाली बजवाई और कोविड को भगाने के लिए जाने क्या-क्या किया, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा भी कराई थी। तो ये भक्त उनके इतनी जल्दी मान कैसे लेते हैं? मोदी जी फिर रो-रो के दिखा देते हैं। जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बुद्धिमान आदमी उस चीज़ को, उस टॉपिक को खत्म करना चाहेगा पब्लिक डिस्कोर्स से। लेकिन मोदी जी ने उस बात को आके हाँ, तो एक तो वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से चाइना घूम के आए। और चाइना की उस विजिट में आप दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों से कि वो चाइना की एससीओ समिट की आपने देखा, मैंने हाथ से बना के कुंडली आप लोगों से पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इस मीटिंग से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है, और उसके फैक्ट्स आपको बता दूंगा कि किस तरह भारत ने कंप्रोमाइज किया है उसमें। और मोदी जी की वो गलवैया, मोदी जी मुंह ठहाका लगा के हंस रहे हैं, उन सबका मायने कोई डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसका फायदा हमारे आम देश को, देशवासियों को, देश को कुछ भी नहीं मिला। उसको मैं बकायदा अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मोदी जी ने जितनी बातें कही, देखिए एक व्यक्ति ने जो उन्होंने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना, जैसे एक एक करके मोदी की जी की सारी वो वीडियो वायरल हो गई जो उन्होंने पिछले प्रोग्राम में कही। तो एक तरह से उन्होंने अपना खुद का अपमान करा लिया उन्होंने केवल। और जबकि आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस देश में मैं गारंटी से कह सकता हूं किसी मुसलमान की, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है कि मोदी जी को इस तरह से गाली देके बात कर। निश्चित रूप से उस बेचारे को 1000-2000 रुपए दिए गए होंगे, उसको फंसवा दिया। तो वो अब आपके सामने है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये भाजपा के लोग और संघ के लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, खासतौर से भाजपा के लोग। तो आज कुंडली में आपको बता देता हूं। पहले अपनी बात कहने से पहले संजय जी, आपके लिए फिर एक इंटरव्यू जब लिया करोगे ना, तो एक और पॉइंट नोट कर लेना। मंदबुद्धि कैसा देखा जाता है किसी की कुंडली में?
किसी की कुंडली में मंद बुद्धि के योग क्या हैं, वो आज आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं। किसी की कुंडली में भी आप देख लीजिएगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में ये उत्तर काला मित्र है, इसमें नाना प्रकार के सिग्निफिकेंस है, मतलब कारकत्व दिए हुए हैं एक एक ग्रह के, एक एक हाउस के। पांचवा घर जो होता है आपकी कुंडली में, वो आपका बुद्धि का होता है। और बुद्धि का कारक जो है वो सिग्निफिकेटर अंग्रेजी में कहते हैं, उसको मरकरी को माना गया है। और विजडम का कारक, विवेक हिंदी में जिसको कहते हैं, विजडम का कारक जुपिटर को माना गया है। शनि किसी चीज के, शनि की अगर दृष्टि पड़ जाए किसी पर, तो ऐसे में स्लोनेस आ जाती है, मतलब मंद हो जाती है। मंद का मतलब है स्लो। ठीक है संजय जी? तो अब आपको मैं भाजपा की कुंडली दिखा देता हूं दर्शकों। ये कुंडली है, दर्शकों देख लो भाजपा की कुंडली। ये भाजपा की कुंडली में पांचवा घर पे जरा दृष्टि डाल दीजिए। पांचवें घर पे भाजपा की कुंडली में ये शेयर करिएगा। भाजपा बीजेपी की कुंडली में पांचवें घर पे वक्री शनि, जो कि राहु केतु मंगल से पीड़ित है, उसकी दृष्टि आ रही है। तीसरी दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि होती हैं, 3, 3rd, 7th और 10th। और पांचवें घर में मिथुन लगन की कुंडली में बीजेपी की पांचवें घर में जो राशि आती है वो तुला राशि आती है। और दर्शकों आपकी जानकारी किसी प्रोग्राम में मैं बता दूंगा, जल्दी से मैं आपको शेयर भी कर देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हो, सो दैट आपको मेरी बातों को समझने में, पकड़ने में आसानी रहेगी। मैं आपको जल्दी से जानकारी बता देता। सूर्य की राशि सिंह है 5 नंबर, चंद्रमा की राशि कर्क है 4 नंबर, मंगल की राशि 1 और 8 है मेष और वृश्चिक, बुध की राशि 2 है मिथुन 3 नंबर और कन्या 6 नंबर, बृहस्पति की राशि 2 है 9 नंबर धनु और 12 नंबर मीन राशि। इसी तरह शुक्र की राशि 2 है, 2 और 7, 2 होती है वृषभ और 7 होती है तुला। और इसी तरह शनि की 2 राशि है 10 और 11, मकर और कुंभ। और राहु केतु की कोई राशि नहीं है, क्योंकि छाया ग्रह हैं, जो हाँ बैठते हैं वो वहां वैसा ही प्रभाव देते हैं। तो मैंने अब आपको समझा दिया। तो अब आप देख लो, बीजेपी की कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन का लॉर्ड हो गया बुध, और बुध भी शनि से पीड़ित हो रहा है। इसी कुंडली में बुध जो है शनि की राशि में है और शनि से पीड़ित हो रहा है। तो मतलब बुद्धि के ऊपर भी शनि की दृष्टि, बुद्धि का जो घर होता है, भाव होता है, उस पर भी शनि की दृष्टि, और उस भाव में जो राशि आ रही है तुला, तुला का स्वामी शुक्र होता है। इसी शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो कि 12वें घर में बैठा है बीजेपी की कुंडली में। तो इसलिए मैंने ये अब आपको समझा दिया, बुद्धि के भाव पर, बुद्धि के कारक पर वक्री शनि की दृष्टि होने के कारण भाजपा में जो भी, भाजपा के अंदर भाजपा पार्टी जो भी ज्वाइन करेगा और भाजपा को जो भी वोट देगा और भाजपा को जो फॉलो करेगा, उनके अंदर बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं होगी। वो जो मोदी जी कह देंगे, रो के दिखा दें, मोदी जी की बात मान लेंगे। तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे कहते हैं जैसी गाड़ी होगी आपकी, खटारा गाड़ी है तो खटारा आपको जर्नी होगी, आपको जर्नी में धक्के खाने, हिचकोले खाने पड़ेंगे। इसी तरह से बीजेपी एक खटारा गाड़ी है। ये बात अलग है, छल कपट से वो सत्ता में बैठे हैं, उसमें हम जाएंगे नहीं। वो अन्ना जी और जाने कौन कौन आए थे, सत्ता तो दे दी उन्होंने, सत्ता में आ गए। लेकिन बीजेपी वर्चुअली एक लो विजडम की, लो आईक्यू की पार्टी है। और इसके साथ साथ बृहस्पति को मैंने बताया विजडम का सिग्निफिकेंट, बृहस्पति इसी कुंडली में। दर्शकों मेरी बातों पे आप मत जाइए, मैं कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा। मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं एक बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ज्योतिष आपको बता रहा हूं। ये आप किताबों से ज्योतिष पढ़ के इतना आसानी से सीख नहीं सकते, जितना कि हम एक्सपीरियंस से और आपको जो लॉजिक से बता रहे हैं। तो बृहस्पति विजडम का सिग्निफिकेटर, बृहस्पति भी शनि के साथ है, तो वो भी, शनि का मतलब स्लोनेस, वो भी कमजोर हो गया। एक पॉइंट और बता देता हूं, संजय जी, लॉजिक और रीजनिंग होती है, जिसको तर्क कहते हैं, तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र का जो नॉलेज है वो 5वें घर से ही देखी जाती है, लॉजिक और रीजनिंग। और मंगल जो है सिग्निफिकेटर होता है। तो मजे की बात यह है कि बीजेपी की कुंडली में मंगल भी राहु केतु शनि से पीड़ित है। तो लॉजिक और रीजनिंग मतलब तर्क का भी कारक ग्रह पीड़ित है। तो ये इससे संकेत होता है कि बीजेपी के लोग हमेशा कुतर्क की बातें करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा देख लीजिए, बीजेपी के नेताओं की भाषा देख लीजिएगा, मोदी जी की खुद की भाषा देख लीजिए, अमित शाह की भाषा देख लीजिए, हमेशा झूठ पर प्रपंच, प्रोपेगेंडा, इसी पे इनका विश्वास है, क्योंकि पूरी कुंडली में है। और मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूं,
मेरा कोई द्वेष नहीं था बीजेपी के साथ में, लेकिन मैं आपको अच्छी एक जानकारी ये बता रहा हूं कि हम लोग जब ज्योतिष में किसी सब्जेक्ट को समझाते थे संजय जी, हमेशा प्रोमिनेंट केस को उठाते हैं। प्रोमिनेंट मतलब जो फेमस होते हैं, उसके जरिए विषय को समझा देते हैं। अब मैंने तो टॉपिक क्या आपको बताया था कि भाई मुझे मंदबुद्धि समझाना है आपको, तो मैंने मंदबुद्धि के सारे कारण और ज्योतिषीय सिद्धांत। एक मिनट, एक सवाल मेरा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपके तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं। आप किसी टाइम में बड़ा बीजेपी के मुख्यालय में बैठते थे, आप बड़े बीजेपी नेताओं के संग उठते बैठते थे, और बड़े बड़े सीनियर नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक भी नहीं है। और मुझे कंफर्म मेरे सूत्र बताते हैं कि वाकई में रिश्ते थे और आज भी हैं। तो जब आप उनके दोस्त थे, आप उनके पास बैठते थे, तो तब भी आप ज्योतिष जानते थे। तो आपने कभी देखा नहीं कि इस पार्टी में मंदबुद्धि है, पार्टी में अकल कम है, ये पार्टी लालची है, तब आप क्यों बैठते थे वहां पे उनके साथ में? देखो वो एक बड़े नामी गिरामी प्रवक्ता है वो, हालांकि वो वैसे इंसान अच्छा है, नॉलेज भी उसको बहुत अच्छी है। राजनाथ जी से एसोसिएटेड रहे, नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा रहा क्योंकि अब सत्ता आने के बाद थोड़ा दिमाग खराब हो जाए तो मैं कभी किसी को, मैं भी कोई मेरा काम तो है नहीं जो मैं पीछे लगूं किसी के। लेकिन ये बात सच है। अभी मैं वाराणसी गया था संजय जी पिछले हफ्ते। तो मैं वहां पर आपने संकट। आपने आपने बिना नाम लिए इशारा तो कर दिया, लेकिन जी जी। निसंकोच मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत योग्य है, बहुत बढ़िया। मैं उनको सुनता हूँ, मैं बड़ा उनका कायल हूँ। और आपने खुद बता दिया आपके मित्र हैं, लेकिन इनके अलावा भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से आपके संबंध थे। तो मैं जानना तो मैं चाहता हूँ कि आपको आपने उस समय उनको बताया नहीं कि तुम्हारा पार्टी गलत है, तुम्हारा भविष्य गलत है, मंदबुद्धि हो तुम लोग, अहंकारी हो, ये पार्टी, ये सब बातें बताई नहीं थी आपने, या उन लोगों ने सुनी नहीं थी? मामला क्या था? नहीं, बहुत अच्छी बात। आज मैं वही सच पे आज सारा बात कर लेता हूँ आपको। तो मैं आपको बता रहा जब मैं वाराणसी गया था तो मैं यही वाक्य जो आपको सुनाने जा रहा हूँ दर्शकों आपके साथ शेयर करना है। मैंने संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के काफी सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उसी मीटिंग में मैंने ये बात कही थी। तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। तो मैंने ये कहा कि भाई ये मैं विटनेस हूं कि 2013 में 2013 में मैं बीजेपी दफ्तर में बैठा था 11 अशोक रोड में, उन्हीं महोदय के ऑफिस में। उन्होंने कैंटीन से मेरे लिए चाय मंगवाई, कुछ स्नैक्स भी मंगवाए। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई इस बार बीजेपी की सत्ता बन रही है 2014 में, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में सूर्य की जो आप देखे, बीजेपी की सूर्य की उस समय महादशा चल रही थी जब लोकसभा का 2014 का चुनाव था। सूर्य उनके 10वें घर में, सत्ता के घर में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा बीजेपी की सूर्य की सत्ता बन रही है, मतलब सन की वजह से पावर में आ रहे हैं। तो उन्होंने सूर्य बेसिकली क्षत्रिय ग्रह होता है, तो उन्होंने ये कहा कि राजनाथ जी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसी सीक्वेंस में वो एक बात और आगे कह गए कि समस्या राजीव जी हमारे सामने ये आ रही है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि 10 साल से यूपीए गवर्नमेंट थी। तो उसमें मोदी जी ने लगभग काफी, वो क्या भगवान जाने कितना फिगर था, 500 करोड़ था, 1000 करोड़ था, वो पैसा देने से मना कर दिया। और वो बात ऑन रिकॉर्ड है, उन्हीं सज्जन ने मुझे बताया कि मोदी जी ने पैसा से हाथ खींच लिया था। अडवाणी जी और ये सुषमा जी, नितिन गडकरी, ये लोग सब परेशान थे कि भाई फंड नहीं है, पैसा चुनाव लड़ने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ इसी कंडीशन पे कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाइए, तभी मैं पैसा आपको अरेंज करूं, क्योंकि उद्योगपतियों से उनके अच्छे संबंध थे उन महोदय के। तो इस तरह गोवा अधिवेशन में उनका नाम हुआ प्रोजेक्ट। अब उसके बाद उन्हीं सज्जन की बात बता रहा हूं महोदय, जिनके दफ्तर में मैं बैठ के ये बात कर रहा था। तो इस तरह से मोदी जी बीच में आ गए, लेकिन बीजेपी की, मेरी भविष्यवाणी सच हो गई, बीजेपी की सत्ता मिली है। इसके बाद एक घटना और घटी कि जब मोदी जी का नाम 11 अशोक रोड पे शाम को राजनाथ सिंह पार्टी प्रेसिडेंट अनाउंस करने वाले थे, एक रात पहले मेरे पास मैसेज आता व्हाट्सएप पे कि राजीव जी, राजनाथ जी कह रहे हैं कि आप अपने मित्र से मुहूर्त निकलवाइए मोदी जी का नाम अनाउंस करने का। तो वो मुहूर्त मैंने निकाल के दिया था। दर्शकों आपको जानकारी के बता दूं, मैंने कहा था शाम को 6 बजे से 6:15 पर मोदी जी का नाम अनाउंस करना चाहिए और फिर एक हिस्ट्री बन जाएगी। अब मुझे क्या पता था हिस्ट्री बन जाएगी। अब तो जो जैसे ही ये बात मैंने वहां वाराणसी में उन लोगों को बताई, तो वो सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले गए यार, बोले इसका मतलब मोदी को बिठाने में राजीव जी आप ही का हाथ है, क्योंकि आपने मुहूर्त निकाल के दिया। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं इस अपराध को तो स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते जो मुझे पूछा गया मैंने बता दिया। तो आपने ठीक कहा कि मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट था। अब एक और आगे की बात बताते तो जो आपने मंदबुद्धि की बात की, बीजेपी में ज्योतिष का अभी अभी और रुकूंगा मैं यहाँ पे। आज आपको मेरा, आज मुझे आपसे खुलासे करने हैं, आप लोग करते रहते हो।
आपके तो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे। जी, जी। आप रिश्ते थे, वो आपकी संवाद होता था, मुलाकात होती थी, मैसेज का आदान-प्रदान होता था। तो जब राजीव कुमार से इतने अच्छे रिश्ते थे, तो ज़ाहिर है आपने भी उनकी भी जन्मपत्री देखी होगी। तो क्या आपने राजीव कुमार को नहीं बताया कि तुम ऐसे धूर्त आदमी हो जो इस देश का लोकतंत्र खत्म करने में आगे चल के एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करोगे? आपने उनको वो नहीं बताया कि पूरा देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो तुम्हें और ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र का हत्यारा लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ लज्जित होंगी जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी खानदान के लोग जानते हैं, वो लज्जित होंगे कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति हमारे खानदान में पैदा हुआ, जैसे लोकतंत्र की हत्या कराई। ये सारी बातें आपने राजीव कुमार को क्यों नहीं बताई तब? जी, बिल्कुल, नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, मैंने बताई थी। मैंने सब बातें बताई हैं। आप ये कि जितना मैं खरा बोल सकता था, मेरा काम था एक गुरु और एक गाइड की तरह से मैंने राजीव कुमार को जितनी बातें रफ़ कही हैं, मैं कुछ लोगों को, नज़दीकी लोगों को शेयर करता था। शायद राजीव कुमार को इतनी गाली, और मतलब गाली नहीं थी वो, इतना कटाक्ष, इतना कड़वा कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इतना तक मैंने कहा था। लेकिन उसने 2-3 हिंट मुझे दे दिए थे उन्होंने, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, सॉरी, उन्होंने मुझे हिंट दे दिए थे कि अमित शाह जी दरअसल हमारी नहीं सुनते हैं। एक उनका एक आशय ये था। मतलब अब आप ये दर्शकों ये जान लो कि पूरा का पूरा चुनाव चाहे पहले वाले चुनाव आयोग के पीरियड में था या अभी था, ये तो अभी उन्हीं के अफसर आ गए हैं, ज्ञानेश कुमार तो उन्हीं के जॉइंट सेक्रेटरी। तो टोटल कंट्रोल उनका है। क्यों? क्योंकि मैंने जब टीएन शेषन का उनको उदाहरण दिया कि टीएन शेषन जो है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का को सफलिंग कर देते थे, बदल देते थे जहां पे चुनाव होता था। उसका एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं। एक आपके कोई अरुणाचल प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, संजय जी। उनका एक एग्जाम्पल बताता हूं। उन्होंने कहा था कि जेएनके में देखो, राहुल गांधी आज मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, वो 100% सच मुद्दा है। कारण यह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, संजय जी, इसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि जो डीएम है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके ऊपर अगर होम मिनिस्ट्री से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई अगर फोन आ जाएगा, दबाव पड़ेगा, तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये आपको इसलिए बात बता रहा हूं कि उन्होंने मुझे ये मतलब वो एग्जांपल ये था कि उस अरुणाचल प्रदेश, नाम मुझे क्रिश्चियन थे शायद वो, उन्होंने एक ये किया था कि जब उन्होंने देखा कि 4 जो इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कमेटी में, इलेक्शन कमेटी में है डिस्ट्रिक्ट के, उनमें चारों के चारों जेएनके के हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें यूपी बिहार के, ये सब आप दर्शक अपने देख सकते हैं। और उसको उस समय के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने विरोध किया था कि नहीं नहीं, आप हमारे अफसरों को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं सुना, वो ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर थे। और संजय जी, जब उन्होंने 4 में से 2 जेएनके के और 1 यूपी और 1 बिहार का अपॉइंट किया, वो चुनाव फारूक अब्दुल्ला हार गए थे। तो इतना असर होता है कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंट्रोल कर लो, तो आप चुनाव को फेयर करा सकते हो। एक प्रत्यक्ष उदाहरण और आपको और ताजी घटना बता देता हूं। 2 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि बांग्लादेश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलिट्री की डिमांड करी है चुनाव फेयर कराने के लिए। और मैं भी इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करता हूं कि इस देश में चुनाव अगर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, तो मिलिट्री के सुपरविजन में कराने चाहिए, क्योंकि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ताकत नहीं है। तो ये सब चीजें मैं उनसे कहा था, उन्होंने सारी बातें बताई, और मैंने तो उस पर भी उनको बहुत भरा बोला कहा, जैसे काला धन पकड़ा जाता है। अभी जैसे आपके कुछ गुमनाम पार्टियों के बाद 4,300 करोड़ रुपए का कोई स्कैंडल निकल के आया गुजरात में, तो उसमें देखिए चुनाव आयोग क्या जवाब दे रहा है कि भाई काला धन पकड़ने का, जांच करने का हमारे यहाँ पावर में नहीं आता। जबकि यही बात मैंने राजीव कुमार से पूछी थी। राजीव कुमार ने कहा था कि ये बात सच है कि चुनाव में काला धन बहुत आ गया है। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ही के तो पावर में आता है। आप तो किसी को आप चुनाव मतलब इलेक्शन कमिश्नर से लेके ईडी किसी का भी ट्रांसफर कर सकते हो। जब आपकी आचार संहिता लगती है, उस समय आपका चुनाव आयोग जो है ईडी का भी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल, पूरे देश का कंट्रोल उसके पास आ जाता है। तो खैर, ये सारी बातें मैंने की थी, ऐसा नहीं था। तो अब मैं आपको बीजेपी की एक और बात बताने जा रहा हूं। जो बीजेपी जो फाउंड हुई थी, जो फाउंडर मेंबर थे, 5 लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, और 5वां कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। तो जिस बात को आप मुझे प्रश्न कर रहे हो कि क्या मैं भाजपा की कुंडली में ये सब कमियां देख रहा हूं,
कि जैसे मैंने कहा कुतर्क के, कपट के योग हैं, छल कपट के सारे राक्षसी गुण हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं, नहीं तो फिर वो मतलब आगे आगे समय नहीं मिलेगा। मैं जल्दी से बता देता हूं, फिर वो अपनी बात भी पूरी करता हूं। ये रामायण है दर्शकों, रामायण में उत्तरकांड में भगवान ने, ये राइट अप शेयर कर दीजिएगा, दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी होगा। तो रामायण में उत्तरकांड में भरत के साथ, भरत के प्रश्न पूछने पर राम जी ने जो गुण बताए हैं, जो भाजपा की कुंडली में भी ये होगा कि एग्जाम्पल ज्योतिष का ही ले रहा हूं, क्योंकि भाजपा की कुंडली एक्सप्लेन कर रहा हूं दर्शकों आज में, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो उसमें राम से पूछा गया, भरत ने कहा कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। तो राम जी ने यो कहा, और मैं आपको बता देता हूं कि भगवा रंग का, जैसे हम दोनों ने भगवा पहना है, भगवा रंग का साधुओं से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। भगवा रंग आध्यात्म का जरूर है, अब हम दोनों तो साधु नहीं है ना, तो भगवा रंग का साधु से कोई, ये रंग आध्यात्म का। एक सेकंड, आपने अध्यात्म का बहुत अध्ययन किया है, तो भगवा पे मुझे याद आया कि देखिए अभी भी होता है कि भारतीय समाज में, ये भगवा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा थोड़ा पीला वाला, लेकिन जो प्योर भगवा होता है वो अगर पहने कोई व्यक्ति जाता है तो लोग उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगते हैं। कुछ लोग ज्यादा श्रद्धा और होती है तो उनके पैर छू लेते हैं, क्योंकि भगवा के मन में लेकर एक हिंदू समाज में सम्मान है कि जिसने भगवा धारण कर लिया वो इंसान श्रेष्ठ होगा, और भगवा धारण करने वाला व्यक्ति संत होगा। और संतों की जो सामाजिक दायरे में मान्यता है, जो हिंदू समाज समझता है कि ये सुख दुख से ऊपर उठ गया, पाप और पुण्य की सीमा से बाहर चला गया, रिश्तों के नाते से अलग चला गया, अब ये सांसारिक दायित्वों से मुक्त हो गया, इसके अंदर अब सारी सीमाएं खत्म हो गई। ये सबके लिए, सब प्राणियों के लिए समान भाव देखेगा, गीता में भी ये बात कही गई है। एक संत है, आंखों से दिखता नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, ये लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस हद तक खराब बात करते हैं महिलाओं को लेकर, जातियों को लेकर, एक समुदाय को लेकर। मैं कभी कभी राजीव जी हैरान हो जाता हूं कि लोग उनको दीवानों की तरह उनके पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री जी तक उनका सम्मान करते हैं, और वो व्यक्ति इतना घिनौना है, इतना गंदा है, उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो अगर सामान्य व्यक्ति कोई होता तो मेरा मन करता, मैं कभी हिंसा में यकीन नहीं होता, लेकिन शायद एक गाल पे लगाता, क्योंकि किसी महल के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, मुझे दुख इस बात का है, कोई साधारण व्यक्ति का है, कोई गुंडा का है, कोई नेता का है, मुझे तो कोई समझ में समस्या नहीं है। एक गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, जिसको समाज, उनके अंदर खासियत क्या है, यही तो है कि वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। अभी उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी के लिए कह दिया, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कभी कोई प्रेमानंद जी की कभी खराब बात नहीं सुनी। लोग उनके दीवाने इसलिए कि वो हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, समाज को दार्शनिक भाव में बात करते हैं, उन्होंने प्रेमानंद पे भी टिप्पणी कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजीव जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पीठ से आते हैं, किसी धर्म गुरु हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, उनके मन में इतनी हिंसा क्यों होती है? मैं अयोध्या में जाता हूँ तो पता चला संत जो हैं मेरे गनर लेके घूम रहे हैं। मैं हरिद्वार जाता हूँ, एक कैलाशानंद जी हैं जो अंबानी को डुबकी लगा रहे थे, जो अमित शाह को डुबकी लगवा रहे थे, आजकल तो वो महामंडलेश्वर टाइप में कुछ हो गए। इतना बड़ा फ्रॉड की कहानी उनकी पता चलती है मुझे, महिलाओं से लेकर जमीनों तक के कब्जों की बात पता चलती है, कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर बैठा के घुमाते हैं। तो ये ऐसे लोगों के प्रति कहाँ से हिंदू समाज आस्तिक होगा, जिनका नाम जमीन पे कब्जे में, अपने गुरु के कांड के चक्कर में एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया, और फिर काहे के ये मैं जब कुंभ में सीधे सीधे तो अमित शाह का हाथ पकड़ डुबकी लगा रहे हो, अंबानी का हाथ पकड़ के डुबकी लगा रहे हो, तो मैंने कहा अपने शो में कि अगर ये तुम जिनके चरणों में झुके हुए हो, अगर यही लोग अंबानी के चरणों में झुके हुए हैं या अमित शाह के चरणों में झुके हुए, तो सीधे तुम भी अमित शाह के चरणों में झुक जाओ। जब जिनको तुम देवता बना रहे हो, उन्होंने किसी और को देवता बना रखा है, तो तुम बाईपास करो। मैं जानना चाहता हूँ कि भगवे की जो बात चली राजीव जी, क्या भगवे का मान सम्मान ऐसे धूर्त लोगों ने खराब किया है? बिल्कुल बिल्कुल भगवा पे आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी अध्यात्म की, ज्ञान की बहुत सारी पढ़ाई करी, तो आपको पता होगा, मुझे समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। तो ये देखिए, उसका ये राइटअप भी आप जरूर इसलिए शेयर कीजिएगा कि उसमें लिखा ही है कि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम और भरत के बीच संवाद, प्रभु संत, साधु और दुष्ट कौन है? भरत जी ने यही प्रश्न पूछा कि साधु कौन है, संत कौन है और दुष्ट कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया, हे भरत, साधु वो मनुष्य है जिसने अपने मंत्र और सिद्धियों को साध लिया है। साधु का कहते हैं, साधु करना मतलब मेडिटेट करके जैसे साध लेते हैं ना, कंट्रोल कर लिया। साधु का अर्थ होता है साधना, टू कंट्रोल, ठीक है? तो जिसने अपने मन और इंद्रियों को साध लिया हो, वो साधु कहलाता है। और मर्यादा में रहकर,
नैतिकता के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता हो। इन लोगों में तो जिनके आपने नाम गिनाए, इनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, इसके विपरीत संत को भगवान कहते हैं जिन्होंने वैराग्य को अपनाकर, जैसे अभी आप कह भी रहते हैं ना कि वो रिश्ते नातों से दूर हो जाते हैं, इसके विपरीत संत वो हैं जिन्होंने वैराग्य को अपनाकर विषय भोगों से दूर, जो भोगी ना हो, जो पराया दुख देखकर दुखी और दूसरों को सुख देखकर सुख का अनुभव करते हो, ये सदैव समता, स्टेट ऑफ इक्वलिटी का भाव रखते हैं। इनका कोई शत्रु नहीं होता। संतों की महिमा बता रहे हैं भगवान। ये अहंकार, मान सम्मान से दूर, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष और भय इत्यादि विकारों को धारण न करने वाले होते हैं। ये कोमल हृदय वाले, सभी पर प्रेम, दया, करुणा करने वाले, मन, वचन और कर्मों से मानवता की सेवा करने वाले प्योरेस्ट डिवोटी होते हैं, पाखंड से दूर। जबकि जिनके आप नाम ले रहे हैं ये सब पाखंडी हैं। ये सदैव मेरे परायण, शांति, वैराग्य, विनय, क्षमा और प्रसन्नता से युक्त व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके अंदर शीतलता, सरलता, मित्र भाव, ब्राह्मणों, ज्ञानियों, बुद्धिजीवियों के प्रति आदर सम्मान होता है। वे शम का अर्थ होता है मन को कंट्रोल करना, दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर कंट्रोल करना। शम, दम, नियम और नीति का पालन करने वाले, असत्य, निंदा, महिमा मंडन, ग्लोरीफाई कराना, चुगली और कठोर वचन ना बोलने वाले होते हैं। निंदा और स्तुति में दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं। उनको आप क्रिटिसाइज करो या उनको प्रेज करो, वो उनके चेहरे पे भाव कोई नहीं बदलेगा, सामान्य रहेगा। इसके विपरीत भगवान जो कहते हैं, जो मैंने बीजेपी की कुंडली में आप लोगों को बताया, दुष्ट वो जो है जो सदैव निंदा करने वाले, झूठ का सहारा लेकर आचरण करने वाले, दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हिंसा से युक्त आचरण वाले, निर्दयी और संवेदनहीन होते हैं। मतलब निर्दयी का मतलब है संवेदनहीन, किसी के दुख देख करके दुखी ना होना, कपटी, कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। इनके संपूर्ण आचरण में झूठ, पाखंड, दिखावा, छल, कपट दिखाई देता है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर गुण है, वो तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने आप चिंतन करें या उनके फॉलोअर्स चिंतन करें, लेकिन हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो एससीओ की समिट में होके आते हैं, अगले दिन बड़ा फिल्मी स्टाइल में उन्होंने दुपट्टा डाला। वो अगर आप पिक्चर दिखा सके अपने स्टूडियो में, बोले वो पिक्चर जरूर दिखाइएगा जब वो महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, कि वो फिल्मी बिल्कुल प्रिंटेड उन्होंने वो दुपट्टा डाला, वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मफलर की तरह से डाल रखा था। और वो महिलाओं को, माताओं बहनें कह रहे हैं, अब तो उनकी उम्र जितनी हो चुकी है तो वो सारी की सारी बेटियां हैं, उनको तो बेटी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूं इन अंधभक्तों की कहानी। आपको याद है कमला हैरिस का जब चुनाव हो रहा था, तो हमारा गोदी मीडिया से लेकर के अंधभक्त कमला हैरिस को हराने की बात कर रहे थे। अब एक मजाक का टॉपिक है कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी का नाम एक कमला है। लक्ष्मी जी का एक नाम कमला भी है। तो आप सभी देशवासियों को याद होगा यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2024 में कैसे मोदी जी, भाजपा, उनकी अंधभक्त और गोदी मीडिया ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराने की और मोदी जी के सो कॉल्ड परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप की जीत की प्रार्थनाएं की, हवन किया, प्रोपेगेंडा किया। मोदी जी की ट्रंप के साथ क्लोज रिलेशनशिप का भी जो है पूरा बखान किया गया। आज नतीजा क्या है, आज कमला ही रूठ गई है आपसे। कमला का अर्थ है मोदी ने, ट्रंप ने टैरिफ लगा के आपकी लक्ष्मी यानी इकोनॉमी पर ही अटैक कर दिया। आज वही आज डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ है, वही आपको पनिशमेंट दे रहा है, वही आपकी रोज बेइज्जती कर रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब और तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बात मैं कह रहा था, एक बात और बीजेपी वाली बात कर लेता हूं, आगे फिर मैं बढ़ूंगा। तो जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर थे आज भी वो जीवित हैं, और उनसे ज्यादा विद्वान पूरी भाजपा में कोई भी नहीं है आज की डेट में भी। जोशी जी, मुरलीमोहन जोशी जी। तो मैंने मुरलीमोहन जोशी जी से पूछा, मैंने कहा सर आप तो ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो, बहुत अच्छी है। वो आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे तो जोशी जी ने एस्ट्रोलॉजी को रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि काफी विरोध हुआ, लेकिन बाद में सरकार बदल गई, 2004 की बात है। तो संजय जी, जोशी जी से जब मैंने यही प्रश्न पूछा जिसको आपने शुरुआत में मेरे से कहा कि जब मैं भाजपा के बारे में इतना जानता हूं तो आप उनको नहीं बता सकते थे, तो मैंने उसी व्यक्ति से प्रश्न किया जिसने पार्टी बनाई थी। मैंने कहा सर इतनी खराब कुंडली है ये तो बीजेपी की, सच बता रहा हूं, उनके घर पे बैठ करके।
मैंने कहा, सर इतनी खराब, इतने ग्रहों की स्थिति खराब है, आपने कैसे इस खराब मुहूर्त में पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया? तो जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? देखो भाई, मैं जानता था, सुनिए, वो कहते हैं कि मैं जानता था, लेकिन उस समय हमको संघ से अलग अपनी एक पहचान बनाने की जल्दबाजी थी। हम संघ के घेरे में जनसंघ हुआ करती थी, तो इनका संघ का ही मतलब कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज्यादा था। तो ये संघ से अलग पहचान बनाने की एक पार्टी बनाना चाह रहे थे। तो उसमें कह रहे नानाजी देशमुख ने और अटल जी ने बात नहीं हमारी मेरी मानी। वो ज्यादा ज्योतिष में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने दो लोगों को नाम लिया, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने कहा नहीं नहीं करो 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 करो, और जल्दी से वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन और अनाउंसमेंट कर दिया। तो वो एक्चुअली में उनका, जोशी जी का भी ये मानना है कि ये पार्टी एक दिन खत्म जरूर होगी, ये पार्टी बहुत अच्छे मुहूर्त में नहीं बनी है। तो ये सब चीजें मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई इनसे कोई द्वेष नहीं है पार्टी से, लेकिन मैंने आपको हर विषय को समझाने की कोशिश की। अगर मुझे आप कोई पूछें दुष्ट, संत, कपट, मंदबुद्धि, ये मैं टॉपिक समझा रहा हूं आपको ज्योतिष के, तो एक आधार लेके बीजेपी की कुंडली से ही मैंने बता दिया। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसी तरह से एक और मेरे को ये प्रश्न है कि ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बता दी और बता दिया कि क्या क्या सवाल हो गए, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, लोगों में बड़ा कौतूहल है, चंद्र ग्रहण को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। बड़ा इस बार ये है कि चंद्र ग्रहण शायद पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो क्या चंद्र ग्रहण का पॉलिटिकल पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव है जिसको लेके बड़ी सरगर्मियां हैं कि इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन, और अपनी आत्मा क्या बात है, वोट डालना है, कोई गड़बड़ भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है, पता नहीं बाजी किसके हाथ में लगेगी। तो क्या चंद्र ग्रहण से भारतीय जनता पार्टी की राशि के कुछ ग्रह मिलते हैं, कुछ भविष्य के संकेत मिलते हैं? चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा भारत के लिए, भारत के दुनिया से रिश्ते के लिए, मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए? इन तमाम विषय पे विस्तार से ग्रहण से जोड़ते हुए बताइए कि क्या मामला है। बहुत अच्छी बात, तो मैं अभी उसी पे आगे बढ़ता हूं। तो एक प्रश्न और सामाजिक जो हमारा सदाचार से जुड़ा हुआ है, नैतिकता, हमने दो तीन प्रोग्राम पहले भी बात की थी। तो हमने नैतिकता के बारे में उस समय भी मैंने जानकारी दी। आज इसी नैतिकता को मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल के आपको, मतलब आज दर्शकों को यह प्रोग्राम आज बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं नैतिकता का उदाहरण दे रहा हूं कि इन बड़े एग्जाम्पल को देखो कि जब जब इन्होंने अनैतिक, माना अनएथिकल, इमोरल, अंग्रेजी में इमोरल कहते हैं, काम किए तो उनको पनिशमेंट जरूर मिला। तो याद रखें कि थोड़ी सी जानकारी याद रहे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9th हाउस भाग्य का स्थान यानी भाव कहा गया है। इसी से आध्यात्म, 9वें घर से चेतना, गुरु, राजा से मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्योरिटी ऑफ सोल एंड माइंड, सदाचार, वर्च्यूज, और ज्योतिष की भविष्यवाणी की सफलता भी। अगर आपका 9th हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है या 9th लॉर्ड पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो एक अच्छा ज्योतिषी भी आपकी मदद इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको परमात्मा की तरफ से दंड है, क्योंकि नैतिकता ना होने के कारण आपकी भविष्यवाणी फेल होने की भी संभावना रहती है। तो नैतिकता को ईश्वर का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कि अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आपके बिगड़े हुए काम भी मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी भविष्यवाणी भी सच होगी। इसी भाव में वर्तमान जीवन के गुड डीड्स, ये आपके इस जीवन के पुण्य संचय का हाउस भी माना गया। मतलब जितने आप इस जीवन में पुण्य कर रहे हैं वो एक्युमुलेट हो रहे हैं इसमें, और ये अगले जन्म का आपका आधार बनेगा जब आपका अगला जन्म होगा, कि पुण्य एक्युमुलेट होते हैं वर्तमान जीवन के, जो हमारा अगला जन्म कैसा होगा उसका आधार तैयार करते हैं। 9th हाउस से नैतिकता डिफाइन होती है, अर्थात जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों पर स्ट्रांग होता है उसकी सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसे देश दुनिया में यश, नेम एंड फेम की प्राप्ति होती है। और आपको दर्शकों जानकारी के लिए फिर बता देता हूं कि आप ये जरूर राइट अप शेयर कीजिएगा जो नैतिकता का मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम पहले बताया। आध्यात्मिक दृष्टि से नैतिकता, मॉरलिटी क्या है? फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, मॉरलिटी इज ए वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट दैट अलाइंस एन इंडिविजुअल विद देयर इनर सेल्फ, आंतरिक आत्मा से, उच्च चेतना से और ईश्वरीय सत्य से आपका सामना कराती है, जोड़ती है। हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइन ट्रुथ, इट गोज बियॉन्ड मेयरली फॉलोइंग societal norms or laws. It is rooted in higher spiritual values such as satya, prem, daya, karuna, selflessness, respect for faith and life. इसके 5 एलिमेंट कहे गए हैं। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन,
करुणा, प्रेम, कंपैशन एंड लव होना चाहिए। शोइंग काइंडनेस, मतलब अगर आपके अंदर नैतिकता है तो ये भी आपके अंदर गुण होंगे। शोइंग काइंडनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल आर कनेक्टेड थ्रू ए शेयर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब सभी के अंदर एक परमात्मा का अंश है। और निस्वार्थ सेल्फलेसनेस होना चाहिए, एक्टिंग फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव। चौथा अनुशासन होगा, कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड माइंड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स हायर और स्पिरिचुअल गोल्स। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल यूनिटी, बिलीविंग दैट ऑल बीइंग्स एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड, thus अवॉइडिंग हार्म थ्रू वंस एक्शन। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं आपको भाजपा की कुंडली में बता देता हूं कि भाजपा एक और के अंदर एक और इस पार्टी में अवगुण है, अनैतिकता का। ये देखिए, नौवां घर और नाइन्थ लॉर्ड और नाइन्थ हाउस दोनों ही पीड़ित हैं। नौवां घर में कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, वो मंगल के साथ राहु के साथ पीड़ित है, और उसी मंगल शनि की दृष्टि नौवें घर पर आ रही है। साथ में लग्नेश बुध भी वहीं फंसे पड़े हैं, तो उस पर भी आ रहा है। तो एक कुंडली तो मैंने ये आपको दिखा दी बीजेपी की कि इसमें अनैतिकता का योग है, और एक कुंडली और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो आपकी क्या नाम है, आरएसएस की कुंडली में भी आप देख लीजिएगा कि आरएसएस की कुंडली में, ये आरएसएस की हॉरोस्कोप है, दर्शकों शेयर जरूर कीजिएगा। आरएसएस की हॉरोस्कोप में भी नौवे नाइन्थ हाउस में राहु है। राहु कारक होता है छल कपट का, मैनिपुलेशन का, डिसीविंग का। तो ये आरएसएस की कुंडली में चंद्रमा नाइन्थ लॉर्ड है, तो नौवां घर भी पीड़ित है और नाइन्थ लॉर्ड भी पीड़ित है। तो आरएसएस के अंदर भी अनैतिकता नहीं है। एक केस में आज आपको सामने लेकर के आया हूं कि ये बड़ा चर्चा का विषय रहा संजय जी। ये है अनिल अंबानी की हॉरोस्कोप, मुझे गुजरात से मिली है। ये देखो दर्शकों, अनिल अंबानी की हॉरोस्कोप है। क्यों अनिल अंबानी इतने बड़े परिवार में पैदा होते हैं, उनको इतना बड़ा हिस्सा मिलता है, मतलब जब उनकी जो डिवीजन हुआ था उनकी एसेट्स का, तो शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा मिला। लेकिन आज वो कहाँ है, मुकेश अंबानी कहाँ है, आप लोगों के सामने वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और अभी हाल में ही आप लोगों को पता होगा कि उनके जो है घर में छापा भी पड़ा था, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, सीबीआई का। तो ये कितनी बड़ी अपमान है, जब उस समय उनके घर में परिवार और उनके बच्चे भी मौजूद थे। तो ये मैं अभी डिटेल में आपको एक राइटअप शेयर करता हूं। ये मैंने कंपैरिजन किया कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, इसमें नैतिकता के ऊपर कौन सी पार्टी मजबूत है। तो बीजेपी का मैंने आपको बता दिया कि मिथुन लग्न, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड दोनों ही ब्रह्मांड के सभी क्रूर और पाप ग्रहों से पीड़ित है। अतः ये पार्टी जब तक रहेगी, नैतिकता सदाचार की इनसे एक्सपेक्टेशन करना देश और देशवासियों के लिए सदैव एक धोखे से कम नहीं होगा। इनकी कुंडली में नैतिकता शून्य है। अब ये कांग्रेस की कुंडली दिखा देता हूं आपको। देखो ये कांग्रेस की कुंडली है। दर्शकों मेरे बातों पे मत जाइए, मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं उसी को आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की मीन लगन की बृहस्पति इसके स्वामी है। प्रजा, आंतरिक सुख और शांति, विजय प्राप्ति के चौथे घर में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। इनकी कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड मंगल पूर्व पुण्य भाग पांचवें घर में है, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, जो अत्यंत शुभ योग है। पांचवा घर इंटेलेक्ट और विजन का भी होता है। नैतिकता के नाइन्थ हाउस में एक शुभ ग्रह बुध भी प्लेस्ड है, इसे अत्यंत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अतः नैतिक मूल्यों, सदाचार की दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले गुणों के आधार पर इनकी कुंडली सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो अनिल अंबानी जी की जो मैं हॉरोस्कोप आपको ये दिखा रहा हूं, तो ये नैतिकता के आधार पर जो मैंने ये बात करी, तो देखिए अनिल अंबानी जी का जन्म जो है 4 जून 1959 को हुआ बंबई में। इनकी हॉरोस्कोप में भी मॉरलिटी, नैतिकता का भाव नाइन्थ हाउस राहु से पीड़ित है। मतलब इस कुंडली में भी ये देखिए नाइन्थ हाउस। तो नैतिकता जब कमजोर होती है तो संजय जी क्या है ना, आप छल कपट से, गलत मीन से पैसा कमाने की टेंडेंसी होती है। आप क्या नाम है, करप्शन का सहारा ले सकते हैं बिजनेस की ग्रोथ में। तो ये याद रखिएगा कि इन सबको दंड जरूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपके हर एक प्रोग्राम में ये कहा कि कर्माज आपके उसी तरह पीछा करते हैं कि जैसे जानवरों के बड़े झुंड में गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। और दूसरी एक सेइंग है, जो बोओगे वो काटोगे। जो आपने बोया है वो आपको एक दिन काटना जरूर पड़ेगा। आज मोदी जी रो करके दिखाते हैं कि मेरी मां को गाली दे दी, लेकिन मोदी जी ने बोया क्या है कि जितनी भाषा की मर्यादा आपके 2014 में मोदी जी के शासनकाल में हुई है, इतनी आज तक कभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कभी नहीं आई थी। मतलब 2014 से दर्शकों देखें
कि किस किस लेवल से रमेश बिदुड़ी से लेके अनुराग ठाकुर से लेके कितने प्रज्ञा ठाकुर और फलाना ढिकाना जितनी थी, कितनी गलत गलत बात है। तो मैं अनिल अंबानी की हॉरोस्कोप को ज्यादा डिटेल में आज समय की वजह से नहीं चर्चा करूंगा, फिर किसी दिन लूंगा। लेकिन अनिल अंबानी की जो हॉरोस्कोप दिखाई है मैंने, उसमें भी 9th हाउस पीड़ित है, इसीलिए आज ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और करेंटली मैं इनकी महादशा शनि की चल रही है, जो 5 सितंबर 2014 से शुरू हुई है। और याद रखिएगा, इनको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं संजय जी आपको। एक गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति से मेरा संपर्क जब हुआ था, वो बहुत अच्छे इंसान थे, आज दुनिया में नहीं है। कभी मैंने उनसे ये कहा था आज से 7-8 बरस पहले कि अनिल अंबानी जब के लॉस बहुत बढ़ गए थे, तो मैंने कहा आप भी गुजराती हैं और आप लोग बंबई में इकट्ठे होते होंगे, मेरी अनिल अंबानी से मुलाकात करा दीजिएगा। तो मैं अनिल अंबानी की मदद करना चाहता था संजय जी। उस समय मेरे पास इनकी हॉरोस्कोप नहीं थी। ये हॉरोस्कोप मुझे गुजरात से मिली है, बहुत बड़े नामी ग्रामी किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मुझे मिली है, और सच हॉरोस्कोप है। मैंने इसको प्रूव भी किया कि इसी हॉरोस्कोप में देखो संजय जी, इसमें लव मैरिज का योग है, इसमें 5वें घर का इनकी मकर लगन की कुंडली है, और 5वें घर में शुक्र की राशि आती है। शुक्र इनके 7वें घर में 7th हाउस में बैठा, विवाह के स्थान में। और शुक्र ग्लैमर का सिग्निफिकेटर है, इसीलिए उन्होंने फिल्म एक्ट्रेस से जो है शादी करी, टीना मुनीम से। ये लव मैरिज की इनकी हॉरोस्कोप में योग भी है। तो इनकी हॉरोस्कोप में आने वाला समय इनका 9 अगस्त 2025 से 9 अगस्त, मतलब इनको ये देखिए कि इनका 2014 से जब शनि की महादशा शुरू हुई है संजय जी, और शनि इनका लग्नेश होकर 12वें घर में बैठा है, इनकी उल्टी साइकिल वहीं से चली गई। मतलब इस व्यक्ति को लॉस शनि की महादशा से शुरू हो गया था, 2014 से नीचे गिरता चला गया। तो आप कितने बड़े हो, कितने बड़े आदमी के बेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रह जब आएगा आपको दंडित करेगा। और टोटल लॉस में इनकी आज चली गई कंपनी, और ये बैंकरप्ट तक हो गए। और इन्होंने अभी क्या कोइंसिडेंस है, क्या नाम है, और इनका जो है अभी 9 अगस्त 2025 से शनि में चंद्रमा, जो कि मार्च 2027 तक दशा रहेगी इसी कुंडली में। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा अप्रैल 2028 तक काफी कष्टकारी रहेगी। 9 अगस्त से इनका कष्टकारी समय शुरू हो चुका है, और इनके लिए अनेक अशुभ समाचार लाने का योग है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों ही शनि से 6-8 की एक्सेस बना रहे हैं, मतलब षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि, और इनकी कुंडली में एक और दुर्भाग्य का योग है कि इनकी कुंडली में तीसरे घर में और 12वें घर में, तीसरे घर में और 11वें घर में बराबर नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो जेल योग भी आता है, जेल योग भी इनकी कुंडली में है। और दूसरा पॉइंट यह है कि शनि इनकी महादशा का स्वामी 12वें घर में जेल के घर में बैठा है। तो इनके लिए किसी तरह के जेल जैसे घटना होने का पूरा योग बना है, और काफी 2028 तक इनके लिए बहुत खराब समय है। एक कुंडली और मैं जल्दी से लेता हूं, जब नैतिकता की बात आती है संजय जी, उस हॉरोस्कोप को भी आज मुझे शेयर करना इसलिए जरूरी है कि एक और बहुत बड़ा केस मैं आपके सामने लेके आया हूं। यह है गौतम अदानी की हॉरोस्कोप। गौतम अदानी की हॉरोस्कोप 24 जून। अरे एक सेकंड, गौतम अडानी से याद आया, गौतम अडानी से तो आपकी भी मुलाकात है का, राजीव कुमार जी बिल्कुल राजीव कुमार जी का, हाँ बिल्कुल मैंने बताया था। हाँ तो मैं बहुत अच्छा, वैसे और बहुत अच्छी आपको जानकारी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। इज ए थॉरो जेंटलमैन, अच्छा इंसान है। लेकिन कभी कभी जैसे किसी को हम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हमको एडिक्शन हो जाए गलत चीजों का, तो हम वो अच्छा व्यक्तित्व तो होना अलग है, लेकिन आपके एक्शन में एडिक्शन वो अलग चीज है। तो इनकी हॉरोस्कोप में भी देखिए दर्शकों, इनका 9th हाउस कितना पीड़ित है। तो इन्होंने भी अनैतिक तरीके से अपना पैसा कमाने में पूरा हमेशा समय लगाया। ये दोनों के दोनों दर्शकों आपको बता रहा हूं, अनिल अंबानी और गौतम अदानी बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से इनसे मिला जाए तो ज्योतिष में, ये मेरी साउंड रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर उसकी आत्मा का कारक होता है सूर्य और मन का कारक होता है चंद्रमा, दोनों बृहस्पति के प्रभाव में हो, ऐसा व्यक्ति संत प्रवृत्ति का होता है। इतना बढ़िया इंसान होगा। और इसमें भी गौतम अडानी को संत कह रहे हो, लोग गरियाएंगे मुझे सुबह। नहीं, संत का मतलब अच्छे इंसान है व्यक्तिगत रूप से। मैंने तो ये बता दी कि भाई अनैतिक हैं, इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, गलत तरीके से पैसा, नैतिक धंधा गलत है, आदमी सही है। वही क्या आपने, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
बस 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 कि आपने जहां पर देखिए ईश्वर ने आपको एक रूप में दंड दिया, अच्छा व्यक्तित्व दे दिया, अच्छे परिवार में पैदा दे दिया, धन संपत्ति दे दी, लेकिन अनैतिकता में आज मेरा टॉपिक क्या है, नैतिकता। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो कितना ही बड़े व्यक्ति हो आप, आपको एक दिन नीचे सड़क पे आना ही पड़ेगा, आप एकदम धरातल पर परमात्मा लेके आ जाएगा। भाई राजा रावण ने जब अनैतिक कार्य किया, किसी की पत्नी को उठा लिया, वो शिव का इतना बड़ा भक्त था, इतना प्रकांड पंडित, मतलब आप सोचिए कि उससे ज्ञानी ज्यादा उस समय कोई माना नहीं जाता था, उसका भी पतन हुआ ना, केवल एक अनैतिक कार्य करने के लिए। तो इनकी दोनों की कुंडली में क्या चीज है, नौवां घर पीड़ित है। जो मेरा सब्जेक्ट क्या है आज आपके दर्शकों, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का मतलब है नैतिकता और चेतना। सो आपकी चेतना कमजोर है, आपकी नैतिकता कमजोर है, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आप गलत काम। तो इनकी कुंडली में देखिए कि टॉरस लगन की कुंडली है, शनि और केतु जो है इनके जो है 9वें घर में बैठे हैं, और शुक्र जो है इनके क्या नाम है, तीसरे घर में लग्नेश होकर के राहु के साथ बैठा है। तो ये भी है कि ही गॉट बिग सक्सेस। और मजे की बात देखिए, he got big success and great expansion in business activities when his Venus दशा was started। इनको ऊंचाइयों पर कब मिली, जब इनकी शुक्र की दशा शुरू होती है, और 2014 में। तो आयरनी देखिए, कोइंसिडेंस देखिए संजय जी, कि दोनों कुंडलियों में एक और कंपैरिजन आपको बड़े केसेस से मिल जाता है दर्शकों को, ज्योतिष सीखने वालों को, कि गौतम अदानी जी की शुक्र की महादशा शुरू होती है 2014 से। वो तीसरे घर में ग्रोथ के हाउस में है। तो गौतम अदानी जी का ग्राफ कहां से गया 2014 से, रॉकेट की तरह से। और अनिल अंबानी जी की कुंडली में 12वें घर के शनि की 12वां घर लॉस का, ह्यूमिलेशन का होता है, और 2014 से ही शुरू हुई है। तो मोदी जी एक के लिए फायदेमंद रहे और मोदी जी एक के लिए नुकसानदार है। हालांकि मोदी जी का विचारों का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो जो दंड मिल रहा है वो तो ग्रहों के कारण मिल रहा है, कि चूंकि अनिल अंबानी की दशा 12वें घर से संबंध बना रही है महादशा, इसलिए वो निरंतर लॉस कर रहा है। और क्या नाम है, गौतम अदानी की ग्रोथ की वजह से इनको सफलता मिली है। आज मजे की बात एक और कह रहा हूं कि इससे एक हमारा ये क्लियर हो जाता सब्जेक्ट, कि आप कितने ही बड़े व्यक्ति हों, लेकिन आप अगर अनैतिक हैं तो आपको परमात्मा की तरफ से दंड अवश्य अवश्य मिलेगा। ये जो है, इस तरह हमने एग्जाम्पल्स के जरिए देखा कि कोई व्यक्ति या संस्था कितनी ही बड़ी हो, व्यक्ति कितना ही पावरफुल पोजीशन पर हो, पैसे वाला हो, अगर उसके हॉरोस्कोप में नैतिकता, मॉरलिटी का भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो उसे इसी जन्म में अपने सभी अधार्मिक अनैतिक कार्यों और पापों का फल भोगना अवश्य पड़ेगा। काल उन्हें दंड अवश्य देगा। ये ग्रह ही हमारे सभी कर्मों को फलों को देने वाले हैं। इसकी इनकी टाइमिंग हॉरोस्कोप में प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट एंड दशा ऑफ दोज प्लेनेट से कंफर्म होती है। ये मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा ही कहा है, जो बृहस्पति संहिता को कोट करता रहा। तो आपने इस तरह से देखा कि आप कितने ही बड़े थे, लेकिन आपको वो क्या नाम है, एक और भारत की कुंडली में भी एक कमी है। भारत की कुंडली में कमी नहीं थी, इंडियन रिपब्लिक, मतलब जो 26 जनवरी को, ये दर्शकों देख लो कि जो हमारा डेमोक्रेसी जब हमारी स्टार्ट हुई है, उस समय की कुंडली भी हमारी नैतिकता के आधार पर कमजोर कुंडली थी, क्योंकि उसमें भी हमारा नैतिकता का घर का स्वामी मंगल इस कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड राहु केतु के बीच में फंसा हुआ था। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता काल के दंड से। एक अच्छा सा समाचार दे देता हूं, जैसे मैंने कांग्रेस की कुंडली दिखाई, ऐसी इंडिया अलायंस की कुंडली दिखा दी। आज अलग अलग कुंडली दिखाने का मतलब यह था कि आप स्वयं चिंतन करना, इस कुंडली में कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है 9वें घर पर। मतलब इंडिया अलायंस की कुंडली इतनी अच्छी कुंडली है कि इनका 9वां घर इतना मजबूत है, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, साथ में बुध है, साथ में सूर्य है 10वें घर का स्वामी। अगर ये पार्टी अगर ये गठबंधन सरकार बनाएगा तो बहुत अच्छी सरकार बीजेपी के तुलना में सरकार देगा। क्यों? क्योंकि इनका 9th हाउस बली है मेरा, और 9th हाउस इसीलिए देखिए हमारे शास्त्रों में 9th हाउस को भाग्य का स्थान कहा गया है। तो मैं आपको चलते चलते एक और बात कहना चाहता हूं कि जीएसटी अनाउंस किया था, जीएसटी की रिबेट। तो छोटे से इनपुट शेयर करके फिर आपकी लास्ट का क्वेश्चन वो इक्लिप्स वाला लूंगा। तो जिस समय जीएसटी की रिबेट अनाउंस की गई थी संजय जी, उस समय वो चंद्रमा पीड़ित था। चंद्रमा रात को 10:10 पर आपके एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब अनाउंसमेंट शुरू किया है। तो तुला लगन उस समय चंद्रमा शनि और मंगल दोनों से पीड़ित था। इसका मतलब है कि ये वाला
सरकार का अनाउंसमेंट या सरकार की ये योजना या ये जो है इनका स्ट्रेटेजी इनको जनता से कोई मैं सुख पैदा नहीं करेगी और जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। उसका कारण ये है, मैं आपको बता दूं, मैंने ग्रोक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि आपने 10% का, संजय जी, आपने अगर कमी की है टैक्स में, मतलब 12% को 7% कर दिया, 5% कर दिया और 28% को 18% कर दिया। तो ये मैं रफली एक बता रहा हूं। हमने जब ग्रोक से पूछा कि इफ वी कंसीडर हाउ मच द कॉमन पब्लिक हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द हाई जीएसटी इन दीज 8 years, हमने पूछा ग्रोक से कि भाई सरकार ने इन 8 सालों में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू होता है संजय जी, तो उन 8 वर्षों में हमने ग्रोक से पूछा कि सरकार ने आम आदमी का कितना खून चूसा है। तो संजय जी आपको चौंकाने वाली बात बता देता हूं कि वो फिगर जीएसटी की उसमें आई है 130.130.66 लाख करोड़ टैक्स सरकार ने वसूला है जीएसटी के रूप में। 130.66 लाख करोड़, इसका 10% कम कर दीजिएगा। अगर हम मोटा मोटा माने 10%, तो आपने सरकार ये मतलब जो अभी रिबेट दी है कि 13,13.066 लाख करोड़, तो अभी आपने कम करने की कोशिश की है, लेकिन इतना तो आपने पिछले वर्षों में जो है खूब जम के पब्लिक का पैसा लूटा भी था। और ये आपको मैंने एक राइटअप शेयर किया था, ये जरूर राइटअप शेयर कीजिएगा। मैंने कहा था कि जो मिडिल क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंकल आंटी, अंधभक्त, गोदी मीडिया, चापलूस, सब का सभी मृतक क्लास बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे 32 करोड़ 23% आर हैवी कंज्यूमर। हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली प्राइवेट कंजम्पशन पर, 61% प्राइवेट कंजम्पशन पर आधारित है। अब 23% ऐसे लोग हैं जो हैवी कंज्यूमर हैं, रिलक्टेंट पेयर हैं, और रिमेनिंग 67% एब्सोल्युटली नो एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड ऑन एनीथिंग बियॉन्ड द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड के अलावा 67% लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो आप जीएसटी कम करके उनसे क्या कर लोगे, क्योंकि पहले ही आपने 8 वर्ष में उनको मार दिया। तो और मिडिल क्लास हैव एन एवरेज ऑफ इनकम ऑफ 2.6 लाख एंड द रिच कंज्यूमिंग क्लास अबाउट 13 लाख, उनको भी आपने इनकम टैक्स की स्लैब लेकर के उनको भी मिडिल क्लास बना दिया। सो कहने का मतलब यह है कि आपका पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है और ये इनकी योजना ज्यादा सफल नहीं होने वाली है। अब आता हूं आपके विषय पर। बीजेपी की कुंडली आपने देख ही ली थी, और बीजेपी की कुंडली में मैंने आपको बताया था कि जो चंद्र ग्रहण जो पड़ा है वो बीजेपी की, ये चंद्र ग्रहण इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये चंद्र ग्रहण की हॉरोस्कोप है जो मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण भारत में लगभग 9 बज के, आज हमारा प्रोग्राम लग रहा है तो रात को 9:57 से शुरू होगा। इसका मध्य 24 hour 23 minute पर होगा, मिडिल मतलब अगला तारीख आ जाएगी, और एंड होगा ये 25 hour 26 minute पर, ये एंड हो जाएगा रात को 1:26 पर। तो ये मेष लगन की कुंडली, और ये ग्रहण पड़ रहा है आपका कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है और नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये ग्रहण, आपने पूछा कि क्या क्या किसके ऊपर नुकसान करेगा, तो जल्दी से आप ये सुनिए, ये राइटअप भी आपको शेयर कर लीजिएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के, जो भारत की कुंडली है, देख लो दर्शकों, आप चौंकाने वाली भविष्यवाणी सुनिए। भारत की हॉरोस्कोप है, भारत की हॉरोस्कोप में 10वें घर में पड़ रहा है। भारत की हॉरोस्कोप में 10वें घर में ये चंद्र ग्रहण भारत के 10वें भाव, और 10वां भाव क्या किसका होता है? प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और सत्तारूढ़ पार्टी का, रूलिंग पार्टी का। ये चंद्र ग्रहण भारत के 10वें भाव में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसका लॉर्ड जुपिटर, पूर्व भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र है, जो भारत की कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड है। अतः मोदी जी और बीजेपी के लिए आने वाले 6 महीने अत्यंत अशुभ समाचार लेके आने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन का योग दिखा रहा है ये चंद्र ग्रहण, सत्ता परिवर्तन का योग दिखा रहा है, क्योंकि 10वें घर में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। राजीव जी, सत्ता परिवर्तन हो सकती है इस ग्रहण के प्रभाव से? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले महीने रिजाइन करें या हटा दिए जाए, उन पर कोई करप्शन लगे वो अलग विषय है,
क्योंकि मोदी जी की मेरे पास व्यक्तिगत हॉरोस्कोप नहीं है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का योग हो रहा है। और आगे अभी चौंकाने वाले और खुलासे कर रहा हूं, चिंता मत करिए। तो ये आने वाले 6 मंथ अत्यंत अशुभ समाचार लेके आने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन का भी योग है, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति के नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। 8 और 10 का जब भी कनेक्शन आएगा, नौकरी जाती है। संजय जी, किसी की नौकरी अगर जाने का योग होगा ना, अगर 12वां घर 12 और 10 का संबंध बनता है तो ट्रांसफर होता है। दर्शकों, आपको किसी की कुंडली अगर देखनी हो, और अपनी कुंडली अपने आप ही खुद देख सकते हो, ट्रांसफर आप अपनी पोस्टिंग में देख रहे हो तो 10th और 12th का कनेक्शन देख लें। लेकिन अगर 8th आ गया तो नौकरी चली जाएगी। तो ये सत्ता परिवर्तन का योग है। अब आता हूं वही बीजेपी की कुंडली में। जो बीजेपी की कुंडली आपसे मैंने शुरुआत में चर्चा की, उसको ध्यान में रखिएगा। बीजेपी की कुंडली में कुंभ राशि आती है 9वां घर, और इनकी चंद्रमा की चूंकि महादशा चल रही है तो वृश्चिक राशि है इनकी। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में यह कुंभ राशि आती है 4था घर। 4th हाउस होता है संजय जी सिंहासन का, कुर्सी का। तो बीजेपी की चंद्रमा की महादशा चल रही है, इनकी कुंडली में वृश्चिक ये ग्रहण 4थे घर यानी थ्रोन और सिंहासन में पड़ रहा है। अतः भाजपा की सत्ता और अध्यक्ष पद में बदलाव का संकेत है। भाजपा की कुंडली भी अध्यक्ष और पद का और सत्ता परिवर्तन का योग दिखा रही है। इंडिया की बता दी मैंने, अब मैं बीजेपी की आपको बता रहा हूं। बदलाव का संकेत ग्रह योग कंफर्म कर रहे हैं। इसके साथ जो अभी एक बड़े व्यक्ति की मैंने कुंडली दिखाई थी, गौतम अदानी की, ये ग्रहण गौतम अदानी के 10वें भाव में, मतलब उनके कैरियर के हाउस में पड़ रहा है। उनके जन्म के नक्षत्र, उनका जन्म का नक्षत्र भी बृहस्पति का है, पूर्व भाद्र जन्म नक्षत्र में पड़ रहा है। अतः आने वाले 6 महीने से 1 साल उनके बिजनेस और पर्सनल लाइफ में अत्यंत अशुभ समाचार लाने का योग है। इसके साथ यह ग्रहण अनिल अंबानी की कुंडली में 2nd हाउस में पड़ रहा है, दूसरे घर में। तो उनको फैमिली और फाइनेंस की तरफ से कोई दुख आने वाला है। तो फैमिली में जैसे उनकी मदर 90 ईयर से ऊपर की हैं, तो अतः परिवार में किसी क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेंबर को फिजिकल मेंटल सफरिंग आ रही है, और उनकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बर्बाद होने का, कमजोर होने का भी योग चल रहा है। तो ये मैंने ग्रहण की बात इस समय आप लोगों को बता दी कि भाई ये ग्रहण इस तरह से कर रहा है। जल्दी से 2-3 बातें और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने मेरे से ये कहा था कि भाई हम क्या करें इसमें, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं देखो बताता हूं, एक ही चीज है कि जब परमात्मा की तरफ से कोई कष्ट आता है ना आपको संजय जी, तो केवल और केवल ईश्वर की शरण में जाना ही सर्वोत्तम उपाय है। क्यों? क्योंकि शरणागति संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक अपने बल, बुद्धि, विद्या, पद और धन आदि का मान रहता है, मतलब घमंड रहता है, तब तक टोटल सरेंडर मतलब असली शरणागति नहीं हो पाती। भगवान ने अपने कल्याण के लिए जीव मतलब लिविंग बीइंग को फ्री विल दी है शरण में आने की। शरण में आते ही जीव निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निशंक हो जाता है, मतलब बिना डाउट के, कोई शंका नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। भक्त का कल्याण करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। शरण में जाना भक्त का काम है, कल्याण का और प्रेम का भगवान का कर्म है। मतलब ये आप देखिए कि जैसे ही हम शरण में जाएंगे तो हमको जो है ईश्वर का आशीर्वाद भगवान अपने शरण में मतलब अपने से जोड़ लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमें सदैव स्वच्छ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, प्लेस और शांत मन से प्रसन्नता के भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर जूसेस का सीधा संबंध हमारे माइंड से, और माइंड का सीधा संबंध ब्रीदिंग पैटर्न प्राण से है। माइंड के डिस्टर्ब हो जाने पर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न वीक और इरेगुलर हो जाता है, जो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डैमेज करता है। इरेगुलर डाइजेशन कई डिजीज जैसे वेट लॉस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर का कॉज बन जाता है। मानसिक जाप क्या करता है? साइलेंस एंड फोकस ऑन आवर ब्रेथ, चैंटिंग और अन्य डिवोशनल एक्टिविटीज सेवा से मन शांत और एकाग्र होता है। यही माइंड की कंडीशनिंग है। इनसे हैप्पी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। जबकि समय पेट को हल्का रखना चाहिए, क्योंकि भरे हुए पेट से नस नाड़ियों पर प्रेशर बढ़ता है, ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। कुशा तुलसी का यूज इसलिए बताया गया है क्योंकि इनके अंदर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ग्रहण करने की शक्ति होती है। ये खाने पीने की वस्तुओं पर ग्रहण के दौरान पैदा हुई नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके कंट्रोल करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताएं कि ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, दुर्गा कवच, महामृत्युंजय मंत्र जाप, श्री हनुमान चालीसा का जाप सर्वोत्तम है समय है इन्हें सिद्ध करने का। ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्रों का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भगवान ने ये जो गीता में एक प्रोसेस है, 2 सेकंड रो दीजिए दर्शकों को, ये गीता है और गीता में किस तरह से भगवान ने अपने से जुड़ने के प्रोसेस समझाए। जब वो चैप्टर 12 के 8 में श्लोक में कहते हैं, मय्ये मन आदर्श मई बुद्धिम निवेश है निश्चि मय्ये अद्भुत संशय। सरेंडर करने के लिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना मनोबुद्धि मुझ में लगा दे, फिर तू मेरे को ही प्राप्त कर लेगा, तेरा सारे संशय खत्म हो जाएंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चिंतम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेक्षम तुम धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति कर, मतलब रिपीटेशन, जैसे आपसे कहा जाए जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद मासो कोई, मतलब आप 7 बार हनुमान चालीसा कर रहे हो तो आप अभ्यास कर रहे हैं। सो अभ्यास के द्वारा भी मन को साधा जा सकता है। फिर भगवान आगे बता देते हैं, अभ्यास असमर्थोसी मत कर्म परमो भवा मदनमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसी। यदि तू अभ्यास प्रैक्टिस करने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण फॉर द सेक और हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर आप अभ्यास भी नहीं कर पाते हो ना, भगवान के लिए काम कर रहे हैं लोगों, जो सिख धर्म में लंगर सेवा है वो इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी लंगर सेवा के जरिए, मतलब इस तरह की सामाजिक समाज की सेवा, गरीब गुरबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान अपने चैप्टर 12 के 10वें श्लोक में बताते हैं। इसके बाद भी भगवान आखिरी में ये कह देते हैं, अथई ततप शक्तियोसी कर्तुम मद्युगमाश्रित सर्व कर्म फलम त्यागम तथा कुरु यतात्मा। यदि तू मेरी प्राप्ति हेतु कर्मों को करने में भी असमर्थ है तो अपनी मन बुद्धि को वश में करके सभी कर्मों के फलों को त्याग दे, तू भगवान के ऊपर छोड़ दे। और इसीलिए लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सारी गीता समझा दी है। संजय जी, आज मैंने, क्योंकि श्राद्ध लग रहे हैं, आज से श्राद्ध भी चालू हुआ, पूर्णिमा का श्राद्ध है, तो सर्वोत्तम श्राद्धों में आपके पास बता दूं जो है प्रार्थना गीता का पाठ है, क्योंकि गीता के पाठ करने से आपके पितरों को, जिन पितरों को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है उनको मुक्ति मिलती है, अगर आपके घर में रेगुलर गीता का पाठ 15 दिन तक होता रहेगा। क्योंकि जो श्राद्ध है भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अमावस्या तक रहते हैं। तो भगवान कहते हैं चैप्टर 18 के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचय। तू सभी कर्मों को, सभी चीजों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तू शोक मत कर, मैं तेरे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा। इसके साथ चलते चलते हनुमान जी की शरण में फिर से प्रार्थना करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, बातचीत कैसी लगी आपको, मुझे आपके प्यार भरे कमेंट कर दिया रहे, करिएगा जरूर। थैंक यू।